हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, फर्स्ट रिएजेंट हमने देखा था एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के द्वारा एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें सिस डाइऑल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। अब हम सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं पर एसिड, पर अम्ल या पर ऑक्सी एसिड। यहाँ पे हम रिएजेंट के रूप में ले रहे हैं। सेकेंड रिएजेंट है आपका पर एसिड, पर ऑक्सी एसिड। इसका फॉर्मूला होता है पर एसिड का RC++OOOH। इसको पर एसिड कहा जाता है। पर ऑक्सीड जो कि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, पर एसिड आपका ये होता है। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें होता है RC++OOH होता है, बीच में एक ऑक्सीजन आपका और आ गया है, इसे हम कहते हैं पर एसिड। तो यहाँ पे रिएजेंट के रूप में अपन ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ले रहे हैं पर एसिड। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने कुछ, CH3 COOH, इसको कहते हैं पर एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक एसिड। सेकेंड मैंने लिया है, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने, 3 फ्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड आपका सेकेंड। एक पर एसिड के रूप में मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जो मोस्टली रिएक्शन हम देखते हैं। कोई भी रिएक्शन आ जाती है नेट एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो ये पर एसिड आपके मुख्य रूप से लिए जाते हैं। एक आपका पर एसिड होता है MCPBA, बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलता है हमें, MCPBA। इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में एक ऑक्सीजन और लगा दिया तो ये हो गया आपका परबेंजोइक एसिड। और यहाँ पे इसकी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। C4 क्लोरो, P4 पर, B4 बेंजोइक और A फॉर एसिड। तो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यहाँ पे रिएजेंट ले सकता है। तो 3 है, पर एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड एंड MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये रिएजेंट आपको लिखे हुए हमेशा मिल जाते हैं। अब जब एल्कीन की रिएक्शन इस पर एसिड रिएजेंट के साथ करवाई जाती है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाई जाती है, तो ये जो आपका एल्कीन है वह एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है इपोक्साइड। यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एक 3 मेंबर रिंग हमें प्राप्त होती है। इस 3 मेंबर रिंग में 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। इस 3 मेंबर रिंग को हम कहते हैं इपोक्साइड या ऑक्सीरेन कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि एक 3 मेंबर रिंग हमें प्राप्त होती है कब, जब एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड रिएजेंट के साथ करवाई जाती है, तो इपोक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं। एक प्रकार की 3 सदस्यीय वलय है जिसमें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो ये है आपकी पर एसिड की उपस्थिति में जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें प्राप्त होता है इपोक्साइड या ऑक्सीरेन। 3 मेंबर रिंग हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे पर एसिड में अपना स्ट्रक्चर लिखी हुई है, उसी की बात करें तो इस पर एसिड में से एक ऑक्सीजन एटम, इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल के इस पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है और पाई बॉन्ड आपका टूट जाता है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड आपके बनते हैं, एक तो ये और एक ये, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे टूट रहा है। और इस पूरी अवधि में आप देख रहे हैं तो एक ऑक्सीजन परमाणु का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन परमाणु का एडिशन होता है तो कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी ये है। तो यहाँ पे एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमें इपोक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ से एक ऑक्सीजन परमाणु निकला और ये ऑक्सीजन परमाणु इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैक कर रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और साइक्लिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। अब इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करें तो इसकी मैकेनिज्म की चर्चा में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो एडिशन हो रहा है वह आपका होता है सिन एडिशन। कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के सेम डायरेक्शन के साथ अटैक कर रहा है। इसकी मैकेनिज्म को हम समझते हैं यहाँ पे।
या पर एसिड है, पर एसिड मैंने एक एग्जांपल के रूप में आर शो कर दिया उसको। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस डबल बॉन्ड के सेम डायरेक्शन से एक ही दिशा में अटैक कर रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे इस प्रकार से रिएक्शन आपकी होती है, यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये हाइड्रोजन यहाँ से साथ में इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया और ये आपका RCOH एंड दिस इज डबल बॉन्ड O, RC OH हो गया एंड ये ऑक्सीजन अब इस डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ गया और हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से इपॉक्साइड यहाँ पे प्राप्त होता है और साथ में RCOH यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो अटैक हो रहा है वो वन स्टेप रिएक्शन है और ये ऑक्सीजन है वो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैक कर रहा है। ऑक्सीजन अपना लॉन पे देखिए इसको पाई इलेक्ट्रॉन में वापस शिफ्ट कर दिया इसको, ऑक्सीजन वैसे भी द्विबंध बनाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन अपना लॉन पे इसको दे दिए और पाई इलेक्ट्रॉन वापस टूट के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये बॉन्ड टूटा तो C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड टूटा यहाँ से इसने इस H को ले लिया तो RC ये हो गया OH डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के साथ जुड़ गया और हमें प्राप्त होता है ये इपॉक्साइड। और एडिशन जो हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड जो बन रहे हैं वो डबल बॉन्ड के एक ही दिशा से जुड़ते हुए हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे सिस डायल प्राप्त हो रहा था इसी प्रकार से यहाँ पे भी सिन एडिशन हो रहा है। वहाँ पे भी MnO4 का सिन एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन जो यहाँ से जुड़ रहा है वो सिन एडिशन, सिन का मतलब होता है एक ही दिशा से इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैक कर, मतलब यूनिक एक इधर से जुड़ रहा है एक इधर से जुड़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन से जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम सिन एडिशन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये एडिशन हो रहा है वो आपका सिन एडिशन हो रहा है। इसको हम आगे जब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिन एडिशन क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करें, ये मिस हो गया था मैं, अब यहाँ पे अगर इस पर एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें अगर पर एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कोई नेचर जुड़ा हुआ है, तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कब? जब पर एसिड के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इपॉक्सीडेशन की रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कब? जब इस पर एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तब रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बढ़ जाती है। इस वजह से हमने एग्जांपल लिए थे ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक रिएक्टिव होगा, क्योंकि ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक अम्ल में 3 फ्लोरीन का -I इफेक्ट होने की वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो पर एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज, अगर एल्कीन के साथ ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्कीन के साथ ये जो जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर वो एल्कीन के साथ जुड़े हुए हैं तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर पर एसिड के साथ जुड़े हुए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एल्कीन के साथ जुड़े हुए हैं, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बढ़ जाएगी। जैसा कि अपन एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। एक अपन बात करें, एक अपन ने एग्जांपल लिया पर एसिटिक अम्ल ये लिया और एक आप रिएक्शन करवा रहे CH3, तो
इन दोनों में अपन बात करें, दोनों में कंपेरिजन करें कि रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक अम्ल का ज्यादा होगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम का -I इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु जो वहाँ से रिमूव होगा वो आसानी से रिमूव हो जाता है, तो इसकी रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ज़्यादा होगी। अब बात करें अपन एल्कीन की, तो एक एल्कीन मैंने लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक एल्कीन मैंने लिया ये वाला, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ मैंने एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ दिया, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, और एल्काइल ग्रुप का नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, तो इसकी रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर पर एसिड के साथ जुड़ा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बढ़ जाएगा। इसका आप कह सकते हैं कि टर्मिनल एल्कीन का मतलब होता है दिस वन, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्कीन, और एक टर्मिनल एल्कीन है और एक आपकी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो दोनों में रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ज़्यादा किसका होगा, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ज़्यादा होगा, इससे टर्मिनल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ज़्यादा होगी, किसकी, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करी कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। स्टोइकोकेमिस्ट्री की बात करें तो एल्कीन पे जो पर एसिड की रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन परमाणु जो आपका जुड़ रहा है वो ऑक्सीजन परमाणु सिन एडिशन के माध्यम से जुड़ता है, मतलब डबल बॉन्ड की एक ही साइड एक ही दिशा में अटैक कर रहा है और सिन एडिशन के द्वारा हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री की बात करें तो सिन एडिशन, ठीक है, सिन एडिशन। सेकेंड चीज दिस इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हो रही है एल्कीन के साथ पर एसिड की जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी कौन सी रिएक्शन है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, और यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो आपका सिन एडिशन हो रहा है। इसको मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, स्टीरियो सेलेक्टिव सिन एडिशन, इसका मतलब ये हुआ अगर आपका सिस एल्कीन है तो प्रोडक्ट बनेगा सिस इपॉक्साइड, क्योंकि पहले अपन पता है अपने को प्रोडक्ट तो इपॉक्साइड बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका सिस इपॉक्साइड होगा। अगर आपका ट्रांस एल्कीन है, आपका एल्कीन जो आपने लिया हुआ ट्रांस एल्कीन है तो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस इपॉक्साइड, ठीक है। तो ये इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी है। सिन एडिशन, सिस एल्कीन लिया तो सिस इपॉक्साइड बनेगा, ट्रांस एल्कीन लिया तो ट्रांस इपॉक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने लिया ये सिस एल्कीन लिया है, ये आपका सिस एल्कीन है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की एक साइड में है, दिस इज अ सिस एल्कीन। तो यहाँ पे अगर आपने लिया पर एसिड, जैसे कि पर एसिड के रूप में आपने लिया माना कि MCPBA ले लिया, मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड, MCPBA लिया है आपने, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को मिलेगा सिस एल्कीन, सिस इपॉक्साइड यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो आपका सिन एडिशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में आपका ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी है इस रिएक्शन की, वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है कि अगर आपने ट्रांस एल्कीन लिया है तो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस इपॉक्साइड, अगर सिस लिया है तो आपका बनेगा सिस इपॉक्साइड। इस रिएक्शन की ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी है, इसकी खासियत है कि ये रिएक्शन आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु जो यहाँ पे जुड़ रहा है वह सिन एडिशन के माध्यम से जुड़ रहा है। जैसा कि आप रिएक्शन देख रहे हैं, सिस एल्कीन लिया और अपने को जो प्राप्त हो रहा है वो अपना क्या हो रहा है, सिस इपॉक्साइड। उसी प्रकार आपने अगर ट्रांस एल्कीन लिया तो अपने प्राप्त होगा
ट्रांस इपॉक्साइड यहाँ पे प्राप्त होगा और ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है वो सिन एडिशन डबल बॉन्ड के एक ही डायरेक्शन में आपका ये जुड़ता है। अब अपन बात करें, माना कि आपको एक एग्जांपल ऐसा दे रखा है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो टर्मिनल एल्कीन और एक है आपका सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किसके प्रति, इपॉक्साइड रिएक्शन के प्रति सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की रिएक्शन ज़्यादा होती है। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, 2 ब्यूटीन लिखा हुआ है, 2 ब्यूटीन दिया हुआ है, MCPBA दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड के साथ हो रही है और हमें प्राप्त होगा इपॉक्साइड, यहाँ पर मुख्य रूप से प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह रिमेंबर रिंग प्राप्त हो रही है, इसको हम बोलेंगे इपॉक्साइड। अब माना कि आपके सामने चॉइस है, एक है टर्मिनल एल्काइन और एक है सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन, या फिर आप कह सकते हैं एक दे रखा है कंजुगेटेड, ये दिया हुआ है MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको दिया हुआ है। और ये आपका एग्जांपल है, एक एल्कीन है, एक कुल मिला के ये आपका पॉलीइन है। पॉलीइन का मतलब होता है द्विबंध की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है, 1 2 3 है यहाँ पे द्विबंध, इसको लिखा है पॉलीइन। अब ये जो पॉलीइन है MCPBA, तो आपको पता चल गया कि एल्कीन की रिएक्शन जब CPBA के साथ होती है तो इपॉक्साइड बनता है। अब यहाँ पर एसिड, अब इस MCPBA की रिएक्शन यहाँ करवानी या यहाँ करवानी, तीनों के साथ रिएक्शन आपकी ये हो सकती है। लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देखेंगे कि अगर आपका पर एसिड लिया हुआ है और यहाँ पे 3 आपके डबल बॉन्ड है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो अनकॉन्जुगेटेड ऐसा द्विबंध, जो अनकॉन्जुगेशन मतलब आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है उसका इपॉक्सीडेशन पहले होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन कंडीशन में है और ये आपका अनकॉन्जुगेटेड स्थिति में है, इसको कहेंगे आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो MCPBA की उपस्थिति में रिएक्शन ना यहाँ होगी ना यहाँ होगी, रिएक्शन आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि ये दोनों आपके डबल बॉन्ड द्विबंध कॉन्जुगेशन स्थिति में है। तो कॉन्जुगेशन और अनकॉन्जुगेशन में देखेंगे तो पहले अपन किसकी करवाएंगे, अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की रिएक्शन करवाएंगे और हमें यहाँ पे प्राप्त होगा इस प्रकार से इपॉक्साइड, और ये जो द्विबंध है वो आपके इसी प्रकार से सिंपल वे में रह जाएंगे, वहाँ पे इपॉक्सीडेशन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि पर एसिड में अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन पहले होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका टर्मिनल और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे रखा है तो पहले हमको किसकी करवानी है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की हमें पहले करवानी है। जैसे कि आपका एक नेक्स्ट एग्जांपल और एक एग्जांपल और दे रखा है, ये आपकी एक एल्कीन दे रखी है, वही पर एसिड ले लिया MCPBA और रिएक्शन करवा दी है, तो अपने को इपॉक्सीडेशन करना है। अब यहाँ पे द्विबंध अपना ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से किसका इपॉक्सीडेशन पहले करवाना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस डबल बॉन्ड के साथ केवल एक ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज आपकी हिंडर्ड कंडीशन भी आ रही है, यहाँ पे त्रिविम बाधा भी आ रही है। तो इसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का हम इपॉक्सीडेशन करवाएंगे और इसका इपॉक्सीडेशन इसकी तुलना में आसानी से हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा इस प्रकार से। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इपॉक्सीडेशन, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन
टर्मिनल एल्कीन और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की इपॉक्सीडेशन पहले होगा। सेकेंड चीज, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन पहले होगा, ठीक है। और तीसरी चीज कि अगर पर एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचुरल ग्रुप का ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस रिएजेंट की रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन ज़्यादा होगी। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में सेकेंड रिएजेंट हमने पढ़ा। पर एसिड की उपस्थिति में जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें इपॉक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसे हम ऑक्सीजन भी कहते हैं। और यह आपकी 3 मेंबर सदस्य वलय होती है जिसमें 2 कार्बन व 1 ऑक्सीजन एटम उपस्थित होता है। अब इस रिएक्शन की जो पीडीएफ है वह डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड की है, आप इसे देखें, इसको पढ़ें। ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ आपके नेट के एग्ज़ाम में और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदा दिलाएगी। और ये रिएक्शन आप किसी न किसी नेट कंपटीशन एग्ज़ाम में आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य बात है, स्टेरियोसेलेक्टिव रिएक्शन, सीन एडिशन, मतलब ऑक्सीजन का जो अटैच होगा वह डबल बॉन्ड की सेम साइड से होता है। जैसे सिस एल्कीन है तो सिस इपॉक्साइड बनेगा, ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस इपॉक्साइड हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से पर एसिड जो लिया जाता है वो MCPBA मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड लिया जाता है। और मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।